भाई साहब आप आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी मधु दीदी ने सब्जियां भेजी हैं, बहुत ताजी ताजी हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, वो मैं पकोड़े बना रही हूँ, गर्मा गर्म खाकर ही जाइए ना। अरे संकोच मत करिए, आइए ना। ये रहे आप दोनों के नंबर्स के रिकॉर्ड्स। बहुत बातें होती थी आप दोनों के बीच, जयप्रकाश के गायब होने से पहले भी और उसके कत्ल होने के बाद। इंस्पेक्टर अब साहब, आप दोनों कहोगे कि रिश्तेदार हैं तो बातें तो होंगी ही। बात भी सही है, दिन में रात में लंबी लंबी बातें, ऐसी भी क्या बातें होती थी। और ये बात सिर्फ बातों तक ही सीमित थी, क्यों सुशील जी? आप कुछ कहेंगे अवंतिका जी? उखाड़ना एक कहावत है, लेकिन इस केस में वाकई एक कंकाल को उखाड़कर पेड़ पर लटकाया गया था। इस कंकाल ने अपने सीने में ऐसे कौन से दर्द, मोहब्बत और दुश्मनी के राज छिपाए थे। आइए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। अब आप साफ साफ जल्दी जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि आपने जयप्रकाश को, अपने प्रेमी को, क्यों मार डाला? देखिए, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे और मैंने उन्हें नहीं मारा है। तो किससे मरवाया होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्यों और कैसे। सोच लीजिए सुमन जी, जवाब आप यही देंगे या फिर हम आपको तमीज के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाएं? चलिए बोलिए, 6 महीने के बाद किसी 3rd ग्रेड हॉरर फिल्म का ये सीन आपने क्यों रचा? अभी बोल देंगी तो आपके लिए बेहतर हो, नहीं तो जवाब तो हम आपसे निकलवा ही लेंगे। ऐसे नहीं तो अपने तरीके से। मैं अवंतिका जी के घर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कोई खास वजह? आप तो उनके पति की अच्छी दोस्त थी, पड़ोसन थी जब वो उमानियापुर में अकेले रहते थे, और आप भी अकेली रहती थी। जयप्रकाश जी की बीवी को भी वही गलतफहमी थी जो इस वक्त आपको है, कि मेरे और जयप्रकाश जी के बीच में कोई अफेयर चल रहा था। सुमन जी, गलत काम आप करें और गलतफहमी हमें है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ कि मैंने जयप्रकाश जी को नहीं मारा है और ना ही मरवाया है। मुझे तो खुद उनके गायब होने के 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो गायब है। और हाँ, एक और बात, जिस दिन वो काम पर गए थे और वापस नहीं आए, उस दिन हम मिले थे। अरे सुमन, कैसी हो? अरे जयप्रकाश जी, आप उनसे क्यों मिली थी और आप दोनों मिलकर कहाँ गए थे? इस क्यों का कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि हम अचानक ही मिले थे, इत्तेफाक से। फिर हम अपने अपने रास्ते चले गए। मुझे मार्केट जाना था और उन्हें ड्यूटी पर जाना था। थैंक यू सुमन। जी थैंक यू की क्या बात है, जल्दी मिलते हैं। जी बिल्कुल जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। वहाँ से RR सिक्योरिटी एजेंसी करीब 5 मिनट की दूरी पर था। जहाँ वो पहुंचे ही नहीं तो फिर वो कहाँ गए और उन्हें वहां से कैसे पहुंचाया गया? सुमन जी, ये पता लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। और एक बात मैं पहले से कबूल करती हूँ कि उनके गायब होने के करीब 3 महीने पहले से मैं उनके घर जाना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अवंतिका ने आप दोनों को रंगे हाथ पकड़ दिया था। अब मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई गलतफहमी नहीं है, बस जल्दी है केस क्लोज करने की। और मैं तो सबसे आसान टारगेट हूँ। किस घर में पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते? होते हैं, पर हर घर में पति की खास दोस्त नहीं आती उससे मिलने, खास करके तब जब वो ये जानती हो कि उसकी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर वो यहाँ पर आती ही क्यों थी? अवंतिका जी, हम भी तो यही बात जानना चाहते हैं। मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े ही इसी सुमन को लेकर होते थे। ये बात आपने नियानापुर पुलिस स्टेशन में बताई थी, जहाँ पर आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी नहीं, मुझे मेरे पति, बच्चे और खुद की बदनामी से डर था। मतलब बदनामी होने जैसी कोई बात थी? नहीं थी, पर मेरे लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने सामने से ही पूछ लिया। ये कैसा भद्दा सवाल है अवंतिका? अगर ये भद्दा सवाल है ना, तो दुनिया की हर शादीशुदा औरत का दिमाग भद्दा है। वो आए दिन यहाँ पर आती है, घंटों बातें होती हैं तुम दोनों के बीच। ऐसा होता है तो दोस्तों को दोस्तों की पत्नियों का भी ख्याल होता है। सुमन अच्छी तरह से जानती है ना कि मुझसे पसंद नहीं करती, फिर क्यों आती है वो यहाँ पर? एक बात बताऊं तुम्हें,
उसकी सगाई हो चुकी है, बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अब तो शक को दिमाग से निकाल दो। उसके बाद से मुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, और अब तो शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। शादियों ने अफेयर्स कहाँ रोके? ज्यादातर अफेयर्स शादीशुदा लोगों के बीच ही होते हैं। होते होंगे, पर मेरे पति ऐसे नहीं थे, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति और सुमन के बीच कोई चक्कर नहीं था। मान लेते, पर किसी ना किसी का किसी ना किसी के साथ तो चक्कर जरूर था अवंतिका जी। इरफान, ये इश्क दूध जैसा नहीं है। सर आज तक इश्क को खून कहा गया है, पानी कहा गया है, पर दूध? अब देखो ना, दूध को अगर तेज आंच पर उबाला जाए तो वो गिरकर आधा हो जाता है, बात तो सही है आपकी। और अगर धीमी आंच पर उबाला जाए तो वो गाढ़ा होता जाता है और गाढ़ा होता जाता है, और उसके बाद जल जाता है। इरफान, मुझे इस केस में जले हुए इश्क की बुआ है। मेरा मंगेतर, उसका इन सबसे क्या ताल्लुक? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अवंतिका जी को शक था कि आपका और जयप्रकाश का अफेयर है। क्या ये मुमकिन है कि अभिषेक को भी ऐसा ही कोई शक हो? प्लीज अभिषेक को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। उसका मेरे और जयप्रकाश जी की दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हम ले देकर पता लगा ही लेंगे। वैसे अभिषेक करते क्या है? प्रोफेसर है। अभिषेक, तुम भी हद करते हो। छोड़ो ऐसे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम सारा काम लखनऊ में ही छोड़ के आओगे, और शायद इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी ताकि हम दोनों एक साथ वक्त बिता पाए। सॉरी यार, बस ये एक चैप्टर खत्म कर लूं। वैसे भी अपनी थीसिस में मैं भयंकर लेट हो चुका हूं, और यहाँ से लौटने के बाद मुझे कॉलेज में बैक टू बैक लेक्चर्स लेने हैं। बस इतना सा खत्म कर लूं, फ्लो में हूं। चाय तो पी लो। लखनऊ के किस कॉलेज में प्रोफेसर? शिवरंजन कॉलेज। उनका फोन नंबर? हेलो, प्रोफेसर अभिषेक शर्मा, आउटर जोधपुर पुलिस से पीएसआई इरफान मेवती बोल रहा हूँ। फरमाइए। फरमान ये है कि कल शाम आप जोधपुर पहुंच जाइए और सीधा हमारे पुलिस थाने हाजिर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा उस जयप्रकाश परमार मर्डर से कोई वास्ता है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रोफेसर साहब बड़े तेज हैं आप। हमने सवाल किया नहीं, पर आपने जवाब पहले दे दिया। आपको तो मतलब हॉट सीट पर बैठना चाहिए। अपना एड्रेस SMS कर रहा हूँ, कल शाम से पहले जरूर पहुंच जाना। लेट मत करना, ये केस पहले से काफी लेट हो चुका है। सर क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर। एक प्रोफेसर खून कर सकता है? इरफान, अभी तक ऐसी कोई डिग्री नहीं बनी तो जलन को रोक सके, और अगर ठुकराया हुआ दिल जला तो फिर जुर्म की PhD होती है। इस पेचीदा केस के पर्चे में एक से एक कठिन सवाल थे। पुलिस को कुछ के जवाब तो मिल रहे थे, लेकिन क्या वो जवाब इस इम्तिहान को पास करने के लिए काफी था? इस केस का सबसे पेचीदा सवाल मानो आउट ऑफ सिलेबस था, एक्चुअली आउट ऑफ द वर्ल्ड था। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी कि गायब होने के पूरे 6 महीने बाद कातिलों ने जयप्रकाश के अवशेष को सारी दुनिया के सामने पेश किया? पता नहीं कातिल ने बॉडी को कहाँ दफनाया था और क्या इसके साथ किया था। नॉर्मली एक बिना कफन की बॉडी को कंकाल बनने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। जयप्रकाश लगभग 6 महीने पहले गायब हुआ था। इसका मतलब उसका मर्डर उसी दिन हो गया होगा जिस दिन वो गायब हुआ था। देखिए, जयप्रकाश जी के मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं, पर फिर भी पुलिस मुझे और मेरे फियांसे अभिषेक को परेशान कर रही है। ऐसा क्यों? पुलिस मुझसे भी सवाल कर रही है, वो सबसे पूछताछ कर रही है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे पति की मौत कैसे हुई? ये क्या कह रही हैं आप? मैं कह नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। क्या तुमने मेरे पति जयप्रकाश का खून किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब मुझसे ऐसा सवाल कर सकती है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि बात यहाँ तक बढ़ सकती थी। सुनिए, बार बार एक सवाल खाए जा रहा है। क्या? जयप्रकाश और सुमन
कुछ था? मुझे नहीं पता। चलता हूं। जय प्रकाश परमार। सोचिए, एक कंकाल रातों रात पेड़ पर कैसे लटका मिल सकता है? सर, ये सुमन का मंगेतर अभिषेक अभी तक पहुंचा नहीं है और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। और सुमन, वो भी फुर हो गई? वो यही है, मैंने कांस्टेबल लगा रखा है उसके पीछे। ये मर्डर परफेक्ट था। 6 महीने हो चुके थे। जयप्रकाश की मिसिंग फाइल धूल चाटने लगी थी। उसकी मौत की सच्चाई काफी गहराई में दफन थी। फिर उसकी मौत की ऐसी नुमाइश क्यों? किसी को तो फायदा था इससे। सर, ये अभिषेक अगर हमसे भाग रहा है तो बंदा गड़बड़ है। हमने घोड़े को तालाब तक बुलाया, घोड़ा नहीं आया। अब देखते ये हैं कि घोड़ा कहां तक दौड़ता है, और वो भी बिना पानी के। जी, हम आउटर जोधपुर पुलिस स्टेशन से आए हैं, अभिषेक से मिलने। अभिषेक तो घर पर नहीं है। मैं उसका पिता विकास शर्मा। अभिषेक कानपुर गया है अपने बुआ के घर। बुआ का एड्रेस दीजिए, कानपुर वाला। जी अभिषेक है घर पे? जी हाँ, वो सो रहा है। लेकिन आप कौन? प्रोफेसर साहब को उठाइए, उनसे कहिए कि आउटर जोधपुर पुलिस को कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ वो दे सकते हैं। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस तरह का जवाब तो क्लास का सबसे मूर्ख स्टूडेंट देता है। आप तो प्रोफेसर ज्ञानी हैं और एक ऐसी हत्या के बारे में नहीं जानते जो हत्या आपने खुद की। सर, सच्चाई ये है कि मैं बहुत डर गया था, इसलिए लखनऊ से भागकर मैं अपनी बुआ के घर गया कानपुर। कानून के बुलावे पर आदमी तभी डरता है जब वो कानून का गुनहगार होता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जयप्रकाश का मर्डर कब हुआ, किसने किया, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स। जिस दिन जयप्रकाश गायब हुआ 23 फरवरी 2014, तुम अपनी मंगेतर सुमन के घर पर थे, यहीं जोधपुर में। वो मेरा गुनाह है, अपनी मंगेतर के घर पर रहना? गुनाह तो तुम्हारी मंगेतर कर रही थी, तुम तो चल रहे थे, चलकर राख हो रहे थे। ये नॉनसेंस है। तुमने उन्हें देखा, एक साथ देखा, सुमन और जयप्रकाश को। तुम्हें सुमन पर पहले से शक था, इसलिए तुम उसका पीछा कर रहे थे। तुमने सुमन और जयप्रकाश को रैंड हैंड पकड़ा, और जैसे ही सुमन ने जयप्रकाश को ड्रॉप किया, तुमने उसे धर लिया। अरे अभिषेक, तुम यहाँ? ये झूठ है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जयप्रकाश को तुमने अकेले मारा या फिर सुमन ने भी साथ दिया तुम्हारा? जब ये केस खत्म होगा और असली कातिल पकड़ा जाएगा, आपको हंसी आएगी कि आपने मुझसे ऐसे सवाल किए। मैं एक प्रोफेसर हूं, एक कॉकरोच नहीं मार सकता, इंसान को क्या मारूंगा? प्रोफेसर साहब, जलन एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे विद्वानों से गुनाह करवा देती है। झूठ, सरासर झूठ है ये। मैं मानती हूँ उस दिन अभिषेक यहाँ जोधपुर में थे, लेकिन ये पूरे दिन मेरे घर पर थे। अच्छा अभिषेक, मैं ना जरा मार्केट से होकर आती हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं हो आऊंगी और मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो बाय। बाय। फिर मार्केट जाते वक्त मैं जयप्रकाश जी से टकरा गई। टकराई नहीं, मिली। बाकायदा आप दोनों की मीटिंग फिक्स थी। घर से निकलते वक्त आपने अभिषेक से कहा कि आप अपने अच्छे दोस्त जयप्रकाश परमार से मिलने जा रही।
वही जयप्रकाश परमार जिसे आप सालों से जानती थी, अभिषेक को जानने से पहले से। नहीं, जयप्रकाश परमार का नाम सुनते ही अभिषेक के अंदर जलन की लहरें दौड़ने लगती हैं। ये आप दोनों का पीछा करता है, आप दोनों की मीटिंग में आ जाता है, आप दोनों के बीच झगड़ा होता है, गर्मा गर्मी होती है, और इसी गर्मा गर्मी के बीच अभिषेक जयप्रकाश परमार को मार डालता है। या फिर ये कहें कि शायद आप दोनों मिलकर उसको मार डालते हो। उस वक्त आपके पास शायद अभिषेक का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और अब दोनों मिलकर इस जुर्म पर मिट्टी डाल रहे हैं। सर आई एम सॉरी टू से, पर आप किसी बी ग्रेड फिल्म की कहानी बुन रहे हैं। सर अगर हमने जयप्रकाश परमार का कत्ल किया है और उसके मर्डर को छुपाना चाहते हैं, तो हम दोनों क्यों उसके स्केलेटन को बाहर निकालते और उसकी हड्डियों से शहर भर में ढिंडोरा पीटते? ये पेपर आपने सेट किया है, तो जाहिर सी बात है सारे जवाब भी आप ही जानते होंगे। अगर आप हमें वो जवाब नहीं देते जो जवाब हमें चाहिए, तो फिर हमें आपसे इसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स। ये वैसा ही है जैसा आपके कॉलेज में होता है, लेकिन एक फर्क है इसमें। इस क्रैश कोर्स की फीस बहुत भारी, जो आप दोनों को मिलकर चुकानी पड़ेगी। मंजूर है? Oh my God! देखिए सर, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, जयप्रकाश जी के मर्डर से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप खुद ही एक बात सोचिए, जयप्रकाश जी का मर्डर करके क्या मिल जाता हम दोनों को? बताइए, क्या मिलता हमें? अभिषेक और सुमन के इंटेरोगेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस सब के बाद भी अभिषेक और सुमन टस से मस नहीं हो रहे थे। वो दोनों अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहे थे। अब पुलिस को डाउट होने लगा था कि क्या ये जोड़ा वाकई में दोषी है या नहीं। हेलो, सब इंस्पेक्टर इरफान मेवती? हाँ बोल रहा हूँ। विशाल चौहान बोल रहा हूँ। सर मुझे जयप्रकाश परमार के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी थी। जयप्रकाश? हाँ बोलिए। हमें कातिल का पता चल गया है अवंतिका जी। सुमन ने कबूल कर लिया? हमें एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि कातिल ने जयप्रकाश जी के कंकाल को कत्ल के पूरे 6 महीने के बाद बाहर क्यों निकाला और क्यों ऐसे उसे पेड़ पर लटकाया। लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। सुमन ने कुछ बताया आपको कि उसने और उसके मंगेतर ने ऐसा क्यों किया? सुशील जी, कुछ बातें हैं जो हम ठीक से समझना चाहते हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा अभी। अभिषेक और सुमन से काफी पूछताछ की और हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो दोनों अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। क्या हमारे जयप्रकाश को इन्हीं दोनों ने मार डाला? मर्डर करना इतना आसान नहीं होता है सुशील जी। आदमी गुस्से में आकर कुछ कर जाता है, और सोच समझकर मर्डर करना, फिर उसके कंकाल को निकालकर पेड़ पर लटकाना, नहीं, ये किसी पेशेवर हत्यारे की मदद के बिना नहीं हो सकता। आपका मतलब है कि सुमन और अभिषेक ने पहले भी ऐसे खून किए हैं? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमने पहले भी ऐसे सैकड़ों केस सुलझाए। होता क्या है अवंतिका जी, जैसे ही हमें किसी मर्डर केस में किसी पेशेवर हत्यारे का हाथ दिखता है, तो हम अपने पेशेवर खबरें को इशारा कर देते हैं। और जयप्रकाश के केस में भी हमने ऐसा ही किया, और बहुत ही अहम जानकारी हमारे हाथ लगी। कैसी जानकारी? हाशिम नाम है उसका, हाशिम अंसारी। पूरे देश में सुपारियां उठाता है। जिस दिन जयप्रकाश परमार गायब हुआ, उस दिन ये हाशिम अंसारी अपने जोधपुर में ही था। अकेला काम करता है, चुपचाप, चूहे की तरह। इस चूहे का बिल कहाँ बल्लू? चूहे के बिल का तो पता नहीं है साहब, लेकिन बिल से बाहर निकालने का तरीका मालूम है। क्या है वो? कातिल हो या खबरी, पेशेवर को गर्मा गर्म रोकड़े की खुशबू खींच लाती है साहब। इस पेशेवर चूहे के लिए हमने एक चूहेदानी बिछाई। एक सुपारी का 6 लाख, बाकी खर्चा अलग से। अच्छा, मारने के बाद लाश ठिकाने भी लगानी है हाशिम भाई, दफना देनी है। 10 लाख। कुछ कम नहीं हो सकता हाशिम भाई? आधा मारूं तो चलेगा, आधा दफना दूं तो चलेगा? अच्छा ठीक है, 10 डन करते हैं। तो बताओ कब और कहाँ मिल सकते हो?
जिसको मारना है तस्वीर लाए उसकी। हाँ लाया ना, ये रही। इसको मारना है, मार के दफनाना है और उसके 6 महीने के बाद इसके कंकाल को निकाल कर एक पेड़ पर लटकाना है। मंजूर है? उस पेशेवर ने कुछ बताया? सुमन और अभिषेक ने कंकाल बाहर क्यों निकलवाया? कंकाल इसलिए बाहर निकलवाया सुशील जी, क्योंकि सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने से गायब हुए आदमी का जीवन बीमा भी गायब हो जाता है, दफन हो जाता है। जीवन बीमा लेने के लिए लाश का मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए कंकाल को बाहर निकालकर पेड़ से लटकाया गया और फिर आई कार्ड को उसके नीचे फेंका गया। और अब जब यह प्रूव हो गया है कि वो कंकाल जयप्रकाश जी का ही है, तो हक के साथ इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। सर, मैं जयप्रकाश परमार की इंश्योरेंस पॉलिसी हैंडल कर रहा हूँ और अभी इस पॉलिसी पर एक क्लेम आया है। मुझे पॉलिसी क्लेम करने वाले की डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स। होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच, हमारी नज़र, हमारी तहकीकात थोड़ा बहुत भटक जाती है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि जयप्रकाश का सुमन के साथ अफेयर था। सुमन का मंगेतर अभिषेक इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जयप्रकाश का कत्ल कर दिया। पर कहानी तो इससे एकदम उल्टी है। धोखा तो जयप्रकाश के साथ हुआ था, उसका कत्ल आपने किया। अब तक तो हम सोच रहे थे कि बेस्ट एक्टिंग की ट्रॉफी सुमन को मिलनी चाहिए, पर आप तो उसे कच्चा चबा गए। आपने तो सीधा ऑस्कर मार लिया है अवंतिका परमार। कातिल जयप्रकाश की पत्नी, उसके 2 टीनेज बच्चों की मां, एक अधेड़ उम्र की हाउसवाइफ अवंतिका परमार थी। अब 2 सवालों के जवाब चाहिए थे इस केस को क्लोज करने के लिए। अवंतिका ने अपने पति का कत्ल क्यों किया था और जयप्रकाश के साथ क्या धोखा हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि उस पेशेवर हत्यारे हाशिम अंसारी से अवंतिका का कांटेक्ट कैसे और वो हमसे मिलने के लिए राजी कैसे हो गया। हमने जो वो चुवेधानी बिछाई थी ना, उसमें हमने एक पर्ची पर नाम लिख कर रखा था और वो नाम हमारा काम कर गया। पता कौन बोल रहा है? एक आदमी को मारना है। अरे तो मार डालना, मुझे क्यों फोन कर रहा? क्योंकि हमसे किसी ने कहा है कि ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता हाशिम भाई। मेरा नाम किसने दिया तुझे? जोधपुर का सुशील गोडिया। सुशील जी, आपका नाम तो मतलब जादू कर गया। आपका नाम लेते ही वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हाशिम अंसारी हमसे सुपारी उठाने आ गया। अरे ये क्या कहते जा रहे हो इंस्पेक्टर? अरे जयप्रकाश मेरा साला था। करेक्ट। अवंतिका जी भी आपको भाई साहब बोलती, घर का बड़ा मानती है। सुशील जी, आपने हमसे ये तो पूछा ही नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से हमने आपका नाम क्यों लिया। चलिए कोई नहीं, मैं ही बता दूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी हम भटक जाते हैं। जब सुमन और अभिषेक ने अपना जुर्म नहीं कबूला तो हमने अपनी गाड़ी का गियर बदला, रास्ता बदला। इरफान, इस सुमन और अभिषेक को रहने देते हैं, ये वो लोग नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि सुमन और जयप्रकाश का चक्कर इस अवंतिका से देखा ना गया हो और उसने खत्म कर दिया जयप्रकाश को और अब इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर रही है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। बहुत देर से मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है, इस कत्ल से किसको क्या मिलने वाला था, किसको फायदा होने वाला था। इंश्योरेंस का पैसा है तो फायदा ही फायदा। सर, इन पैसों के लिए कंकाल निकाला गया होगा। लेकिन ये किसी अकेली औरत के बस की बात नहीं है। आज तक किसी को दफनाने के बाद बाहर नहीं निकाला। हम तो रोज रोज करते हैं ना। अब तो आप दोनों लोगों की रोज रोज ऐश है। बीमा कंपनी इतना पैसा तो दे रही है, और हाँ, तो 2 लाख निकालने का मेरा अलग से रखना।
जयप्रकाश को मारकर गाड़ने के 4 लाख और निकालकर लटकाने के 2 लाख। क्यों? सही हिसाब लगाया ना मैंने? अरे सुशील भाई साहब, आप आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी मधु दीदी ने सब्जियां भेजी हैं, बहुत ताजी ताजी हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, वो मैं पकोड़े बना रही हूँ, गर्मा गर्म खाकर ही जाइए ना। अरे संकोच मत करिए, आइए ना। ये रहे आप दोनों के नंबर्स के रिकॉर्ड्स। बहुत बातें होती थी आप दोनों के बीच, जयप्रकाश के गायब होने से पहले भी और उसके कत्ल होने के बाद। अब आप दोनों कहोगे कि रिश्तेदार हैं तो बातें तो होंगी। बात भी सही है, दिन में रात में लंबी लंबी बातें, ऐसी भी क्या बातें होती थी। और ये बात सिर्फ बातों तक ही सीमित थी? क्यों सुशील जी, आप कुछ कहेंगे अवंतिका जी? सुशील भाई साहब। भाई साहब मत बोलना, ऐसे कहोगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बीच कुछ है ना? मैं जानता हूं कि है, क्योंकि मेरे और मधु के बीच में अब कुछ नहीं रहा, और तुम्हारे और जयप्रकाश के बीच कुछ नहीं। सच है ना? जले हुए पकोड़े हों या रिश्ते, कड़वी बू तो आई जाती है। आपको कुछ कहना नहीं है मुझसे? मार ही डालिए ना मुझे। तुम तो पहले ही मर चुकी हो अवंतिका, और आज तुमने मुझे भी मार डाला। लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैं जिंदा रहूंगा, और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर तुम्हें भी जिंदा समझूंगा। मैं इसे एक बुरा सपना समझ के भुला दूंगा, लेकिन मुझे दोबारा ही सपना मत दिखाना अवंतिका। तुम और जीजा जी इस घर में नहीं, वहां मधु दीदी के घर में भी आग लगाओगे। सॉरी सॉरी, आपको अपने आप पे घिन नहीं आती जीजा जी? ये तो करता है मधु दीदी को जाके सब कुछ बता दूं। ऐसा मत करो, देखो चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ऐसा मत करो, वो बेचारी अपनी जान दे देगी। हम दोनों के बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो जयप्रकाश, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। आप जैसा भाई हो ना, तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? तू है
उस दिन के बाद से जयप्रकाश मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आने लगा। बात बात पर ताने, बात बात पर नीचा दिखाना। मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। मुझ पे हाथ उठाने का एक मौका नहीं छोड़ते। रोज नए नए सवाल पूछते, गंदे भद्दे सवाल, और बच्चों और दुनिया के सामने ऐसे नाटक करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अकेले मिलने पर जयप्रकाश एक अलग ही रूप दिखाता था। उसने भी तो आप दोनों को एक अलग ही रूप में देखा था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। रोज मुझे गालियां देते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे ताने देते हैं, जबकि हमारे बीच में अब तो सब कुछ बंद हो गया है। बंद हो सकता है कभी, पूरी तरह बंद हो सकता है कभी अवंतिका। होना ही पड़ेगा सुशील, और कोई चारा नहीं है अवंतिका, चारा है। क्या कि मैं अपनी जान दे दूं? तुम क्यों अपनी जान दे दोगी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अवंतिका, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। और अगर मरना ही है तो हमारे प्यार के दुश्मन को मरना चाहिए। तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है। जयप्रकाश, मैं माफी नहीं, थोड़ी सी रहम मांग रहा हूं मेरे भाई। मुझे तेरी मदद चाहिए। तू जो बोले मैं वो करने को तैयार। बस एक मौका दे दो। क्या मदद चाहिए? मैंने एक छोटी सी जमीन देख रखी है, तुम्हारी दीदी को उसके जन्मदिन पर तोहफा देने की सोच रहा हूं। ठीक है, मैं अभी वो जमीन पक्की करने जा रहा हूं। तू एक बार साथ में चलकर फाइनल कर दे। ठीक है, 2 दिन के बाद चलते हैं। मेरी डबल ड्यूटी है, वैसे भी एजेंसी में लोग कम है। सौदा आज ही डन करना है, बस आधा घंटा लगेगा। और वैसे भी तुझे डबल शिफ्ट करना है। तू कहे तो मैं बॉस से बात करता हूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी चलते हैं जल्दी। यहाँ कहाँ है प्लॉट? प्लॉट नहीं है, हमारा अलग ही प्लॉट है। क्या चल रहा है सब? अवंतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवंतिका इस प्लॉट में शामिल है जयप्रकाश। क्या हो क्या रहा है अवंतिका? क्या है ये? मैंने ही सुशील से कहा था कि मुझे भी इस प्लॉट में एक छोटा सा हिस्सा खरीदना है, तुम्हें तोहफे में देने के लिए। 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा। अच्छा, तो सुशील वो पछतावा वो सब नाटक था? हाँ यार, नाटक था। पर अब जो होने वाला है ना, नाटक नहीं, बिल्कुल 100% असली। हम तुम्हें इसी जमीन में दफनाने वाले हैं। और साथ में तुम्हारी सारी गालियां, सारी मार और सारे ताने, सब कुछ एक साथ दफन हो जाएंगे। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, कभी किसी को पता नहीं चलेगा।
निकलो यहां से। मैं इससे बार बार कहता था मुर्दे को मत उखाड़ो, आज तक किसी को पता नहीं चला है, आगे भी नहीं चलेगा, पर नहीं मानी। घर कैसे चलता मेरा? इन्होंने कह तो दिया कि दोनों घर संभाल लेंगे, पर आमदनी कहाँ थी? अगर मुझे ये बीमा के पैसे नहीं मिलते तो आगे बहुत बुरे दिन देखने पड़ते। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे। प्यार और मोहब्बत से घर तो नहीं चलता है ना। प्यार और मोहब्बत ये दोनों तुम्हारे पति जयप्रकाश ने तुमसे की थी। तुम दोनों के बच्चों के खातिर, अपनी बहन की खुशियों के खातिर उसने अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया था। वो तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। और तुम दोनों के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था, बल्कि तुम दोनों को वासना की आदत लग गई थी। तुम दोनों इतने कमजोर और खुदगर्ज हो गए थे कि इस वासना को छोड़ नहीं सकते थे। सर, आप इन दोनों को जो भी सजा देना चाहते दे दीजिए। मैं इन दोनों का मुंह तक नहीं देखना चाहती। सुशील गौड़िया, अवंतिका परमार, इस पुलिस स्टेशन में रोज एक बात साबित होती कि जुर्म कभी कामयाब नहीं होता। हर मुजरिम को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। पता है अभिषेक, जब मैं यहाँ जोधपुर आई थी ना जॉब पर, तो जयप्रकाश जी ने मेरी बहुत मदद की थी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये घर दिलाया था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अभी कभी तुमने तो मुझ पर शक नहीं किया ना? अवंतिका परमार, सुशील गोड़िया और हाशिम अंसारी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए धारा 201 भी लागू की गई है। तीनों आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। दोनों परिवारों के बच्चे गहरे शौक में हैं। इस संगीन जुर्म में एक परिवार से एक मां, एक पत्नी शामिल थी। दूसरे परिवार से एक पिता, एक पति शामिल थे और पीड़ित था एक पिता, पति और भाई। अगर हम में से किसी को भी यह लगता है कि अगर अवंतिका को इंश्योरेंस के पैसों का लालच ना होता तो यह जुर्म कभी पकड़ा ही ना जाता, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुटिल सोच, आपराधिक इरादा एक वायरस की तरह से है। जब यह दिमाग में घर कर लेता है तो पूरी तरह से हावी होकर अपराधी के दिमाग में यह भ्रम पैदा करता है कि उसका अपराध कभी नहीं पकड़ा जाएगा। जबकि सच्चाई यह है और हमेशा रहेगी कि क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।